अगला प्रॉब्लम है बच्चों हमारे पास कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। 2 सेंटीमीटर स्प्रिंग को अपन स्ट्रेच करते हैं, जरा देखते हैं कि कैसा है ये प्रॉब्लम। हमारे पास एक स्प्रिंग है, बेसिकली ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है बच्चों, ठीक है ना। जब हम इसको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं, यहां से लेके यहां तक का 2 सेंटीमीटर हमने स्ट्रेच किया, तो बेसिकली इसके अंदर जो एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी, देयर इज ए यू, और स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx², और x की वैल्यू हमारे पास कितना 2 सेंटीमीटर, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो 1/2 इंटू k इंटू 4। बेटा मैं इसको सेंटीमीटर में ही रहने देता हूं, इसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब सिंपली इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू देयर इज नथिंग 2k। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन के तौर पे नोट कर लेते हैं। अब आगे प्रॉब्लम में फिर से देखते हैं कि क्या बोल रहा है। फिर से ये प्रॉब्लम में बोल रहा है कि इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि अगर इसी को हम लोग आगे की तरफ फिर से स्ट्रेच कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो एक्सटेंशन हो जाएगा बच्चों, अगर ये 8 सेंटीमीटर हो गया, x की वैल्यू अगर 8 सेंटीमीटर हो गया, तो u इक्वल टू 1/2 इंटू के इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 8 और सिंपली 64k बन जाएगा आपके पास u की वैल्यू। यही बनेगा, नहीं एक्चुअली 32, सॉरी ना, ये बन जाएगा कितना 32k बन जाएगा बच्चों। इसको u डैश लिख लेता हूं, क्योंकि 8 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली स्प्रिंग की स्टोर्ड एनर्जी को कैलकुलेट किया। अब जरा इसको ध्यान देना, इसको अपन 2 टाइम्स इंटू, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 टाइम इंटू 2k लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल 16 टाइम इंटू 2k, और जो 2k की यहाँ पे वैल्यू है बच्चों, वो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन देखो u के बराबर है। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, u डैश विल बी इक्वल टू 16u। देख सकते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शंस गिवन है बच्चों, ऑप्शन है हमारे पास 1, फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास जो अगला प्रॉब्लम है, जरा उसको भी ध्यान में देते हैं। हमारे पास क्या, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट्स। देखो बच्चों, मैंने ये सेशन शुरू करने से पहले ही कहा था कि जो नीट ने आपके साथ ये मजाक किया फिजिक्स के नाम पे, बेसिकली ये कितना इजी प्रॉब्लम है इसको आप खुद समझ सकते हैं। और अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट करके नीट एग्जाम में भी गए होंगे और अच्छे से अगर आपको केवल फॉर्मूला याद होगा, तो भी आप हार्डली जो है सबसे बेकार कंडीशन में भी आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, अगर आपको फॉर्मूला याद रहा होगा। चलो यहाँ पे हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटेंस है, और इसको जो है एक और कैपेसिटेंस के थ्रू यहाँ पे हमें कनेक्टेड है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। देखो अनफॉर्चुनेटली ये 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे भी 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे भी 3 माइक्रोफैरेड गिवन है, परफेक्ट। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि बच्चों ये दोनों जो है तो पैरेलल में है ऑब्वियसली। सो पैरेलल में है तो यहाँ पे सी पैरेलल लिख देता हूं। तो पैरेलल कंडीशन में यहाँ पे जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनेगा बेटा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, देयर इज अ 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। C1 प्लस C2 और ये 6 बन जाएगा। नाउ C इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये इस इक्विवेलेंट के सीरीज में बन जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/6, और जब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। अल्टीमेटली जब आप इसको C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे, 1/C लिख देता हूं, सॉरी, और यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे तो 2 माइक्रोफैरेड होगा, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट गिवन है माइक्रोफैरेड में। देख लो बच्चों कौन सा ऑप्शंस गिवन है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आप सेकंड ऑप्शन को चूज कर सकते हो। और अब इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के ओर। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है, तो अब देखो अगला प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम जरा ये बता दें कि देखो भाई, आप लोगों को सपोर्ट करना है, कैसे करोगे मुझे नहीं पता। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ रिवार्ड दो, और हम यहाँ पे आपके लिए बेहतर से बेहतर, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, या आपको पीडीएफ मटेरियल की ज़रूरत हो, आपको लेक्चर की ज़रूरत हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी तरह का, अगर आपको आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी कुछ भी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल प्रोवाइड, ठीक है ना। बेसिकली बस आपको यहाँ पे इतना करना है कि आपको इस चैनल को
जो है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना है, जिससे कि औरों के पास भी पहुंच सके ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा उनका भला हो सके। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है, अ व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, द एवरेज स्पीड। अब देखो ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है जो कि हम स्पीड एंड टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी एंड स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो अप्लाई करके यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव जो है मोशन का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो देख लेते हैं कैसे बनेगा। सपोज करो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से मूव करता है एंड हाफ डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से मूव करता है, और अगर मुझे इसका एवरेज जो है स्पीड निकालना है या वेलोसिटी निकालना है बेसिकली हाफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन ऑफ v1 प्लस ऑफ v2 बनेगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे v1 की वैल्यू u है, या फिर यहाँ पे मैं केवल v लिख देता हूं, और v2 की वैल्यू हमारे पास देयर इज अ 2v है बच्चों, और v एवरेज जो हो जाएगा आपके पास देयर इज अ 2 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा v इंटू 2v अपॉन ऑफ v प्लस ऑफ देयर इज अ 2v। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4 अपॉन ऑफ 3v बन जाएगा। और देखो कौन सा ऑप्शन आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है प्रॉब्लम में, ये बन जाएगा बच्चों फोर्थ नंबर, देयर इज अ 4v अपॉन 3, जो कि आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हमारा अगला प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में दिया है कि द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ thin hollow sphere of same mass and radius about its axis। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं इसमें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ जायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई देन देयर इज m इंटू के स्क्वायर। ठीक है ना, जहाँ पे k क्या है बच्चों, k है आपका रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है ना, सो अब अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो मैं यहाँ पे s लिख दूंगा और यहाँ पे s लिख दूंगा। ठीक है ना, अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, ये होता है देयर इज नथिंग 2/5 एंड m एंड इट इज r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, और ये हो जाएगा देयर इज नथिंग m के स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ये देख लो कि m से m कैंसिल हो जाएगा, सो बेसिकली के एस नोट कर देता हूँ, के एस इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 2 अपॉन ऑफ 5, और ये हो जाएगा आपके पास r। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 नोट कर देता हूँ। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा m इंटू के एच स्क्वायर, ये बन जाएगा सिमिलरली। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो होता है 2 अपॉन ऑफ 3 m r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन ऑफ 3 देयर इज m r स्क्वायर इक्वल टू देयर इज m के एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वही सिमिलर प्रोसेस, m से m कैंसिल कर देंगे और फिर हमारे पास के एच की जो वैल्यू बनेगी देयर इज 2 अपॉन ऑफ 3, और ये बन जाएगा आर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर के रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो निकाल लेते हैं। तो के एस अपॉन ऑफ के एच शुड बी इक्वल टू देयर इज नथिंग रूट ऑफ 2 अपॉन ऑफ 5 आर एंड डिवाइडेड बाय 2 अपॉन ऑफ 3 रूट एंड आर, ये बन जाएगा बच्चों। कैंसिल होने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली बन जाएगा रूट ऑफ 3 अपॉन ऑफ 5, जो कि के एस सॉलिड इज टू के एच हॉलो इक्वल टू रूट ऑफ 3 इज टू रूट ऑफ 5। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शंस क्या गिवन है। सो बच्चों हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो एग्जैक्टली उसमें रूट नहीं गिवन है, सो 3:5 हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर बनेगा। सो हमारे पास जो आंसर है देखो कौन सा है ऑप्शंस में, 3:5 हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, देखो ध्यान से हमारे पास जो ऑप्शंस आया वो रूट में आया। ठीक है ना,
और हमारे जो ऑप्शंस गिवन है उसमें रूट नहीं है, सो हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो आंसर है उसको करेक्ट चूज करेंगे। सो सॉलिड स्फीयर इनटू हॉलो स्फीयर का जो रेशियो है रेडियस ऑफ जाइरेशन का, वो 3:5 के इक्वल बनेगा, जो कि आपका सेकंड आंसर है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है हम उसको ध्यान से देखते हैं। हमारे पास अगला प्रॉब्लम है कि टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line of joining the bodies where gravitational field equals 0। ठीक है ना, ये थोड़ा सा जो है ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के फॉर्मूले को प्लेस करेंगे और हम लोग जो है उसके कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं जरा। सबसे पहले तो यहाँ पे एक मास है हमारे पास m, यहाँ पे एक मास है 9m, ये हमारे पास 9m है, ये हमारे पास m है। ठीक है बच्चों, ये इनका लाइन है और कहीं एक बिंदु पे हमने ऐसा मान लिया कि ये m से x डिस्टेंस पे, m से x डिस्टेंस पे जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि इस मास के कारण पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू और इस मास के कारण पॉइंट P पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यही होगा। चलो देख लेते हैं जरा यहाँ पे। और बच्चों यहां से लेके यहां तक का जो हमने डिस्टेंस कवर कर रखा है वो टोटल डिस्टेंस हमने r मान रखा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो जरा यहाँ पे फील्ड की वैल्यू अगर मैं करूंगा तो g देयर इज m अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, देयर इज x का स्क्वायर। ठीक है ना, और देखो मैंने अभी बोला था कि इस मास के कारण इस बिंदु पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वो इस मास के कारण इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड के इक्वल होगा, इसीलिए इस बिंदु पे रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। तो इक्वल रख दिया मैं यहाँ पे g और ये 9m के कारण होगा और ये इसका जो डिस्टेंस होगा ये r माइनस ऑफ x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा यहाँ पे हम लोग जो है इसको कैंसिल करके देख लेते हैं। 9 और ये m से m कैंसिल हो गया। सो बच्चों सिंप्लीफाई अगर मैं करूंगा यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू देयर इज r माइनस ऑफ x एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, सो r की वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास x की जो वैल्यू बन जाएगी, सॉरी x की वैल्यू r अपॉन 4 बन जाएगा। ये जो x की वैल्यू r अपॉन 4 आया बच्चों, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है ना, पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देयर इज अ P, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं देयर इज अ VGP। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। और अगर मुझे ये निकालना है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ मास m फर्स्ट वाला एंड प्लस ऑफ आपके पास बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ मास 9m। ठीक है ना, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, देयर इज अ V इक्वल टू gm अपॉन ऑफ r, ये होता है नेगेटिव में। किस में होता है बच्चों, ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, ये बात को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव में बनेगी, ये भी नेगेटिव में होगा, ये भी नेगेटिव में होगा अल्टीमेटली। सो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ gm अपॉन r की वैल्यू हमारे पास x है और x की वैल्यू कितना, r अपॉन ऑफ 4, तो ये हो जाएगा r अपॉन ऑफ 4। ठीक है, ये बन गया बच्चों। एंड देयर इज अ माइनस ऑफ 9 और ये हो जाएगा mg9m और अपॉन में हमारे पास r माइनस एक्स है तो भाई ये हो जाएगा r माइनस r अपॉन ऑफ 4। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा। अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो माइनस ऑफ gm अपॉन ऑफ r बन जाएगा माइनस ऑफ 36 और ये हो जाएगा gm अपॉन ऑफ कितना बन जाएगा बच्चों, 3r। ठीक है ना, कुछ ऐसा बनेगा। जब इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, सॉरी ये 4 बन जाएगा। जब अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो माइनस ऑफ 16 gm अपॉन ऑफ r बनेगा, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P पे। ठीक है ना, ये आपके पास ऑप्शंस बनेगा। चलो बच्चों देखो जरा इसमें से कौन सा ऑप्शंस आपके पास गिवन है। चलो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला प्रॉब्लम है, द वेंचुरी मीटर वर्क ऑन। बच्चों वेंचुरी मीटर बेसिकली जो है फ्लूइड के लिए उसका प्रेशर मेजर करने के लिए एक डिवाइस है और ये वर्क करता है
किसके ऊपर, बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? बर्नौली प्रिंसिपल बेसिकली फ्लूइड के एनर्जी के बारे में एक थ्योरी है जो ये बताता है कि जब किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड पास होता है तो ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन पे जो उस फ्लूइड का टोटल एनर्जी है, सम ऑफ द ऑल एनर्जी, ठीक है, इट विल कांस्टेंट ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, जिस पाइप से वो फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेंचुरी मीटर है वो इसी पे काम करता है, और ये इसका जो ऑप्शंस आपके पास बनेगा, देयर इज थर्ड ऑप्शन बर्नौली प्रिंसिपल। अगला प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर सी। एसी सोर्स को हम लोग कैपेसिटर सी से जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद है ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने पर, ठीक है ना, और हमारे पास ऑप्शंस गिवन है उसमें से क्या कम होगा इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये देख लेते हैं कि जब हम किसी भी सर्किट्स में, अगर हम एसी सर्किट है उसके अंदर अगर कैपेसिटर जोड़ देते हैं तो कैपेसिटर के कारण, चूंकि एसी से कैपेसिटर कैपेसिटर से एसी करंट पास नहीं होता, ठीक है ना, वो उसको जो है रोकता है, ठीक है ना। अब तो रोक रहा है तो इसका मतलब रेसिस्टेंस का काम किया। अब रेसिस्टेंस का काम किया तो यहाँ पे कैपेसिटर के कारण उस सर्किट में जनरेट होगा रिएक्टिव कैपेसिटेंस, रिएक्टिव कैपेसिटेंस जनरेट होगा। और रिएक्टिव कैपेसिटेंस जो होगा बच्चों उसको हम लोग नोट करते हैं, देयर इज नथिंग एक्स सी से। एक्स सी इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/ओमेगा सी, और ये ओमेगा सी ही ऑपरेशनल जो है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा कर देता हूं बच्चों, यहां से ओमेगा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे जो है कि डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन ऑफ एक्स सी इंटू ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी, यही आपके पास फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे जब एक्स सी की वैल्यू मतलब रिएक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर ये देखो ये मिनिमम है तो ये मिनिमम होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन हमारे प्रॉब्लम में गिवन है कि जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग जो है कम कर रहे हैं। अगर मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा तो ये जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस है, जो रिएक्टिव कैपेसिटेंस है बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। जब इसकी पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शंस बनेगा डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, और कौन सा ऑप्शन है, देयर इज अ 4 नंबर बच्चों, चौथा नंबर इसका आंसर है डिक्रीजेस। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो है 36 नंबर क्वेश्चन जो है, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। हाइड्रोजन एटॉम्स का इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस गिवन है, ठीक है ना, और वो है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, परफेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम? ये बोलना चाहता है कि थर्ड अलाउड ऑर्बिट का जो है हमें क्या निकालना, रेडियस निकालना, सॉरी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। हाइड्रोजन एटॉम्स के थर्ड जो है अलाउड ऑर्बिट का रेडियस हमें क्या करना, कैलकुलेट करना। चलो भैया देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि गिवन डाटा में क्या है, उसके बाद आगे चल के इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हमारे पास गिवन है बच्चों कि हमारे पास प्रॉब्लम में गिवन है इनर मोस्ट रेडियस, ठीक है ना। मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, देयर इज नथिंग इनर मोस्ट रेडियस, इनर मोस्ट रेडियस। इनर मोस्ट रेडियस को हम लोग यहाँ पे R1 लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻11, और ये मीटर में, तो मैंने इसको मीटर यहाँ पे नोट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद बोलना चाहता है, अब देख लो यहाँ पे अगर मुझे जो है कि रेडियस फाइंड आउट करना हाइड्रोजन एटॉम्स का फॉर एनी ऑर्बिट, एनी ऑर्बिट के लिए अगर मुझे निकालना फॉर एनी ऑर्बिट, यहाँ पे लिख देता हूं फॉर एनी ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स,
हाइड्रोजन एटॉम्स, देन ये क्या हो जाएगा बच्चों R, और R इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर R1। क्या बन जाएगा? n स्क्वायर R1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास थर्ड का निकालना, बिकॉज क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में यही गिवन है, ठीक है ना, हमारे प्रॉब्लम में गिवन है कि थर्ड अलाउड ऑर्बिट, तो ये आपके पास n की वैल्यू थर्ड हो गई, तो R इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों? देयर इज अ 9 इंटू R1 की वैल्यू हो जाएगी 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। किस किस को समझ में आया है? देखो फिर से देखो, ये है किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटॉम्स का निकालने का फॉर्मूला ये बनेगा आपके पास, ठीक है ना, R इक्वल टू n स्क्वायर R1, ठीक है। R1 क्या है? इनर मोस्ट रेडियस ऑफ दैट एलिमेंट या दैट इज एटॉम्स, ठीक है ना। तो ये उसी एटॉम्स का हमारे पास रेडियस गिवन है, और हम जब किसी भी ऑर्बिट्स के लिए हाइड्रोजन एटॉम्स का रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए ये फॉर्मूला है, आप जो है बेसिकली इसको जानते हैं। और फिर यहाँ हमारे प्रॉब्लम में गिवन है कि थर्ड जो है अलाउड ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो n इक्वल टू हमने 3 प्लेस किया और सिंपली इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा आई थिंक 4.77 एंगस्ट्रॉम बनेगा, 4.77 एंगस्ट्रॉम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो देखो कितना इजी और कितना फैंटास्टिक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप इसको सही से सॉल्व करोगे, आपने अगर सही से अटेम्प्ट किया होगा, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला, क्योंकि रिजल्ट विद इन वीक या 2 वीक के अंदर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला प्रॉब्लम हमारे पास है 37 नंबर क्वेश्चन। द रेसिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ohm and 6.2 ohm at 80 degree centigrade. The temperature coefficient of resistance wire या क्या है रेसिस्टेंस वायर। तो देख लेते हैं इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं इसको। चलो बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में देखते हैं। हमारे पास कंडीशन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो हम लोग इसको कैसे देख लेते हैं, देयर इज नथिंग R इक्वल टू R0 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, ये होता है रिलेशन, ठीक है बच्चों। आप सबको तो याद ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ये जो डेल्टा टी है इसको अपन लिख सकते हैं डेल T2 माइनस ऑफ T1, ठीक है ना। अल्टीमेटली मैं इसको पुट कर देता हूं कि R इक्वल टू R0 1 प्लस ऑफ अल्फा, देयर इज अ T2 माइनस ऑफ T1, और हमने इसको इन ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। बच्चों जो R0 है यहाँ पे, ये R0 ये वो रेसिस्टेंस की वैल्यू है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है ना। और ये जो रेसिस्टेंस है वो गिवन टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस की वैल्यू, जैसे हमारे प्रॉब्लम में 80 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन था, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 6.8, तो ये 6.8 जो गिवन टेम्परेचर है उस पे उस रेसिस्टेंस की वैल्यू है, और R0 जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस की वैल्यू है। और यहाँ पे जो अल्फा है बच्चों, ये है आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और यहाँ T1 T2 की वैल्यू तो आप जानते ही हो कि ये क्या है। चलो इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.8 इक्वल टू देयर इज अ 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस ऑफ अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 80 माइनस ऑफ 0, और ये इन ब्रैकेट को मैंने क्या किया क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जब यहां से आप सॉल्व करोगे बच्चों, अल्फा की वैल्यू जब यहां से निकालोगे एग्जैक्टली, सो जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू आपके पास बन जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2, देयर इज नथिंग 3 इंटू 10 टू द पावर -2 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है ना। ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा, जिसको अपन टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं, और ये बेसिकली यही हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो देखा आपने कैसे कैलकुलेट करना था, बेसिकली आप सभी लोगों को पता था कि ये कैसे करना है, ठीक है ना। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम लेके चलते हैं, और जो हमारा अगला प्रॉब्लम है बच्चों वो LCR सर्किट का है, क्वेश्चन नंबर 38 पेपर कोड G6, ठीक है ना। देखो इसमें कि द नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट हमारे पास गिवन है, उसका नेट इंपीडेंस हमें फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं कैसे ये बनता है। तो अपन देख लेते हैं, इंपीडेंस को हम लोग लिखते हैं जेड से बच्चों,
जेड इक्वल टू हो जाएगा देयर इज आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स एल माइनस ऑफ एक्स सी ऑफ होल स्क्वायर रूट के अंदर। ये होता है इंपेडेंस का फॉर्मूला। अब बच्चों रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास सर्किट्स में गिवन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये देखो हमारे पास एक इंडक्टेंस है, बेसिकली इंडक्टेंस है, फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्टेड है और फिर हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। यहाँ पे मैंने एक जो सोर्स कनेक्टेड कर दिया, ऐसी सोर्स जिसकी वैल्यू 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज का क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे जो इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 50 अपॉन पाई मिली हर्ट्ज, सॉरी हेनरी, ठीक है ना। और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है बच्चों 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई, देयर इज माइक्रोफैरेड में है, देयर इज नथिंग माइक्रोफैरेड। और रेसिस्टेंस की वैल्यू है बच्चों 10 ओम, ठीक है ना। अब चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे आर एल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आर एल का मतलब होता है बच्चों देयर इज नथिंग ओमेगा एल, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई एफ इंटू एल होता है, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे 2 हो गया इंटू पाई हो गया, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है, 50 हर्ट्ज हमारे पास ये गिवन है प्रॉब्लम में, तो मल्टीप्लाइड बाय 50 हो जाएगा इंटू, और जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो 50 अपॉन पाई, और ये मिली हेनरी में है, तो बच्चों मिली को मैं 10 टू द पावर -3 कर दूंगा और हेनरी में कन्वर्ट कर लूंगा। देखो यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, ये बेचारे सब कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 100 और एक जीरो, तो देख लेते हैं जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो केवल और केवल बन जाएगा 5। कितना बनेगा, देयर इज अ 5। ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्सएल, जो है इसकी वैल्यू एक्सएल, और इसकी यूनिट क्या बनेगी बच्चों, ओम बनेगी, बिकॉज क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर है, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग जो है एक्स सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स सी की बात कर लेते हैं, तो एक्स सी इक्वल टू देयर इज 1 अपॉन ऑफ ओमेगा सी होता है, ठीक है ना, परफेक्ट। अब इसको कहते हैं रिएक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है ना। अब ये रिएक्टिव कैपेसिटेंस जो है बेसिकली इसकी वैल्यू 1 अपॉन ऑफ 2 पाई इंटू एफ, एफ की वैल्यू 50 रखूंगा तो ये 100 पाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे 100 पाई रख देता हूं, ठीक है। और C कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 टू द पावर 3, तो मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास ये, सॉरी बच्चों यहाँ पे पाई भी होगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 अपॉन पाई, और देखो ये माइक्रो में है तो मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 फैरेड में कन्वर्ट कर दिया। फिर से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये सब कट जाएगा, और फिर सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एग्जैक्टली जो आंसर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, एक्स सी की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 10। कितना बनेगा, 10 बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्स सी की वैल्यू आ गई, ये एक्सएल की वैल्यू आ गई, रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी, ये जो हमारे पास है इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, जेड इक्वल टू देयर इज नथिंग आर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 हो जाएगा, देयर इज 100 प्लस, देखो एक्सएल की वैल्यू 5 है -10, तो ये -5 बनेगा, -5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 25 ऑफ रूट, और ये हो जाएगा 125 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5√5, सो हमारे पास बन जाएगा देयर इज अ 5√5, और ये हो जाएगा जेड की वैल्यू, ठीक है ना, 5√5 ओम। ये हमारे पास आंसर बनेगा। और हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4, कौन सा, 4 ऑप्शन, ठीक है ना, ध्यान रहे आपको। चलो बच्चों मैं कुछ चीजें और बताता हूं, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता रखा है कि देखो आपको चाहे आप जेई मेंस तैयार कर रहे हो या जेई जो है नीट तैयार कर रहे हो, सबसे पहली बात चाहे आप जो है जेई मेंस तैयार कर रहे हो या नीट तैयार कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको अपना जो कोर्स है ना 11th और 12th का, उसको एक बार कवर करो। अगर आपने उसे कवर कर लिया तो अब दूसरा जो आपका काम बनता है तैयारी के लिए वो है कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो और फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व करो। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप लोग रेफर करते हो, वहाँ से उनके डाउट्स, सॉल्यूशन और लेक्चर देख लो। उसके बाद जब वो कवर हो जाएगा तो आप कम से कम 70% तैयार हो जाओगे अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए।
अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं आप जो 12th में आने के बाद जो है केवल 12th कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद आप सीधे जाके नीट क्रैक कर लोगे या जेई क्रैक कर लोगे, थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा लगेगा, क्योंकि आपने 11th कवर नहीं किया है और 11th से कम 40% तो उठाता है क्वेश्चन, और 40% बहुत मायने रखता है, यकीन करो। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो अगला प्रॉब्लम है ये है बच्चों लॉजिक गेट से, और लॉजिक गेट से है तो हमें इसमें जो है एक लॉजिक गेट्स गिवन है और उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसका आउटपुट होगा, ठीक है। ट्रूथ टेबल बेसिकली हमें इसमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं, तो बच्चों देखते हैं कि हमारे पास जो डायग्राम गिवन है लॉजिक गेट का, बेसिकली यहाँ पे एक एंड गेट है, ठीक है, और यहाँ पे भी बच्चों एक एंड गेट है, और इस एंड गेट को हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे एक नैंड गेट से, ठीक है ना, नैंड गेट से। इसका इनपुट ए है, इसका इनपुट बी है, इसका इनपुट वाई है। देखो सबसे पहले तो अगर जो बच्चों को ये बहुत अच्छे से आता है वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे, अब जिन्हें नहीं आता वो, मैं उनके लिए एक एक्सप्लेनेशन भरा जो है लेक्चर यहाँ पे देने वाला हूँ, उसको जरा आप देखो। सबसे पहले तो हम लोग इसको ना एक्सप्लोर कर लेंगे, कैसे, यहाँ से नॉट गेट, यहाँ से नॉट गेट कनेक्ट करेंगे, ढिचियो। सबसे पहले एंड है, ये नैंड है, तो नैंड बेसिकली क्या होता है बच्चों, नैंड जो होता है वो बच्चों एंड प्लस ऑफ नॉट से मिलके बना होता है, एंड प्लस ऑफ नॉट, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एंड बनाएंगे, इसका जो आउटपुट होगा वो नॉट में जाएगा और ये हमारे पास जो हो जाएगा वाई बनेगा। सो ये जो पूरा का पूरा सर्किट्स है, ये जो कॉम्बिनेशन है यही तो है, ये वही तो है ना। पहले मैंने एंड प्लस नॉट कर दिया और ये नैंड बन गया जो कि ये है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे जरा इनके आउटपुट्स को ध्यान देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं तो नॉट में क्या हो जाएगा, जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, तो 0 तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा, 1। सिमिलरली यहाँ 0 होगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 1। 1 जब एंड के अंदर जाएगा तो एंड का जो बूलियन अलजेब्रा होता है बच्चों वो ए एंड बी होता है, तो इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू, तो इसका आउटपुट यहां से क्या निकलेगा, 1। और 1 जब नॉट में जाएगा तो फिर कॉम्प्लीमेंट बन के क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, ए बी एंड वाई। अब देखते हैं जरा, देखो हमने ए में 0 रखा, बी में 0 रखा, तो वाई क्या बना, 0। अब सेकंड देख लेते हैं, इसको 0 रखते हैं और इसको 1 रख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, तो इसका तो 1 बनेगा और इसका क्या बन जाएगा बच्चों, जस्ट उल्टा 0। अब यहाँ पे जो है ए एंड बी है, यहाँ पे प्रोडक्ट है बेसिकली, तो 0 और 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 1। तो अगर मैं यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 रखता हूं तो आउटपुट क्या बनेगा, 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 रखूंगा तो भी 1 बनेगा। अब हम तीसरा कंडीशन देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे भी 1 रखता हूं और यहाँ पे भी 1 रखता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 0 और यहाँ पे भी 1 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 0। 0 से 0 यहाँ पे आउटपुट क्या बनेगा, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, 1। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो बन जाएगा फाइनल, देयर इज अ 1 1 और इसका आउटपुट 1, ठीक है ना। देखो ये 3 केस में 1 है और केवल एक केस है जिसमें 0। कौन सा ऑप्शन है जरा देख लेते हैं। देखो बच्चों तीसरा ऑप्शन है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1, ठीक है ना। सो इसका जो आंसर बनेगा 39 का वो कौन सा हो गया, 3, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देते हैं हम लोग हैं, और 14 नंबर में हमारे पास क्या गिवन है, 10 resistor, each of resistance are connected in series to a battery, ठीक है। एक बैटरी से 10 रेसिस्टेंस को किसमें कनेक्ट किया गया, सीरीज में, ठीक है ना। फिर आगे बोला हुआ है कि EMF is E, negligible internal resistance, then those are connected in parallel to the same battery, और उन्हीं रेसिस्टेंस को उसी बैटरी से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद बोलना चाहता है द करंट इंक्रीज्ड बाय n टाइम, और जब हमने उसी बैटरी से उसी रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा तो जो धारा है, जो करंट है वो n टाइम इंक्रीज हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, चलो देखते हैं जरा कि हमारे पास होता क्या। देखो टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास कितने बच्चे हैं, 10 रेसिस्टेंस, परफेक्ट। और 10 रेसिस्टेंस को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, फॉर नहीं यहां पे लिख देता हूं, when connected
कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देयर इज अ 10 आर, ये बनेगा। सो करंट की वैल्यू कितने हो जाएगी, देयर इज अ ई अपॉन ऑफ 10 आर, बनेगा कि नहीं बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, when connected in parallel, so R equivalent की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, there is a R upon of 10, ये बन जाएगा R upon of 10। तब जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो धारा कितना इंक्रीज हो जाता है, करंट की वैल्यू n टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा n I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन ऑफ कितना, there is a R upon of 10, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब बच्चों इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 E अपॉन ऑफ R। देखो बच्चों अगर हम लोग क्या करें कि यहां से जो आई की वैल्यू है सीधे उठा के यहाँ पे पुट कर दें दोनों तरफ, तो सिंपली यहां से एन की वैल्यू निकल जाएगी। चलो रख देते हैं, तो हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाइड बाई ई अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा 10 आर, विच इज इक्वल टू 10 ई अपॉन ऑफ आर। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो 100 हो जाएगा। तो जो 10 रेसिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट किए थे, अगर वही 10 रेसिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नीट्यूड 100 टाइम बढ़ जाएगा। ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट है बच्चों, देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दैट इज सी 100, वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चले अब 41 प्रॉब्लम पे। 41 प्रॉब्लम हमारे पास है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार। ठीक है ना, एक कार है जो मूव कर रही है, और मूविंग कार, सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, और उस कार के ऊपर एक जो ऑब्जेक्ट रखा गया है और वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल विरामावस्था में स्टेशनरी रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है बिटवीन द फ्लोर एंड द बॉडी इज 0.15, और हमारे पास जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड कंसीडर करना है। चलो बच्चों जरा इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा इसका। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ये मान लेता हूं कि ये आपके पास कार है, एक्चुअली रोड है, और ये हमारे पास कार है। ठीक है ना, यहाँ पे एक व्हील बना देता हूँ, यहाँ पे एक व्हील बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ये कार है, मूव कर रही है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, देयर इज ए एक्सेलरेशन से। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ वेट होगा W, और इस कार के फ्लोर के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो N ऊपर की तरफ होगा। परफेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट मूव इधर कर रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी कंडीशन में, इसका भी एक्सेलरेशन कुछ इधर ही की तरफ होगा जो मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, चलो चूंकि ये इधर मूव कर रहा है तो इधर की तरफ इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के कारण जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा म्यू एस। अब यहाँ पे हम लोग अपना पूरा का पूरा स्टोरी खत्म कर लेते हैं। अब इस एक्सेलरेशन के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो हो जाएगा एम ए एक्स, एक्चुअली इसको मैक्सिमम लिख देता हूं, मैक्सिमम, और यही इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कारण लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लगेगा उसको अपन लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन, और एन की वैल्यू तो एम जी हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा म्यू एस, ये बन जाएगा एम जी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एम ए मैक्स के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। चलो देखो, मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल, मास से मास क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एक्सेलरेशन में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगा स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटी। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये बन जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा देखो तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। हमारे पास ऑप्शन है फोर्थ नंबर, देयर इज अ 1.5 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, अब हम लोग जो है अगला प्रॉब्लम जो है डिस्कस करते हैं। जरा देख लो इसमें, अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं 42 क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि 42 प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। हमारा अगला सवाल है,
द xt ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन is shown in the figure. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds. So बच्चों हमारे पास जो ये एक कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और उसका जो एक्स टी डायग्राम, डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम गिवन है, एंड देयर इज सेकेंड, और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास एक्स टी है, ठीक है ना, जीरो हो गया। और ये इसका एम्पलीट्यूड है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैक्सिमम 1 है और यहाँ पे मिनिमम -1 है, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम है ये यहाँ मोस्ट मिनिमम और यहाँ पे आपके पास, ठीक है ना। सो ये कंडीशन बन जाएगी देयर इज अ π/4, ये बन जाएगा देयर इज अ π/2, ये बन जाएगा यहाँ पे 3π/2 और ये बन जाएगा आपके पास पाई, ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख लेते हैं। देयर इज x इक्वल्स टू, और एम्पलीट्यूड कितना, देयर इज 1, सो 1 ये हमारे पास बन जाएगा साइन π/4 इंटू टी। π/4 हमने मैक्सिमम 1 डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसका जो है क्या कर देते हैं, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो हम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, dx अपॉन ऑफ dt विच इज इक्वल टू देयर इज अ π/4 और ये बन जाएगा cos π/4 इंटू टी, ठीक है बच्चों। अब फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो वेलोसिटी हो गया, यहाँ पे आपके पास 4 हो जाएगा बच्चों, देयर इज अ 4, और ये तो वेलोसिटी हो गया, हमें इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे dx अपॉन ऑफ dt स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा वेलोसिटी, और cos का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस ऑफ साइन बन जाएगा, तो देयर इज अ -π² 16 और ये बन जाएगा साइन π/4 इंटू टी, ठीक है बच्चों। अब जरा देख लेते हैं कि हमें टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कैलकुलेट करना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सो हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू जब 2 सेकेंड्स पूरा करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे बचेगा, और π/2 की वैल्यू हमारे पास कितना बन जाएगा, π/2 की वैल्यू 1 बन जाएगा। सो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो एक्सेलरेशन की वैल्यू एग्जैक्टली टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड रखने पे आया है वो dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ π² अपॉन ऑफ 16, ये हमारे पास बन जाएगा। चूंकि एक्सेलरेशन है बच्चों ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो इसका जो यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। सो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देयर इज अ -π² अपॉन ऑफ 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 16 नॉट 60, ओके, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगला हमारा जो प्रॉब्लम है तो 43 इसको देखते हैं। A satellite is orbiting just above the surface of Earth with period t. If d is the density of the Earth and g is the universal constant of gravitation, the quantity 3π upon gd represent। देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस का जो थियरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे कि कैसे ये बनेगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। और एक इसका ऑप्शन ये भी है कि आप लोग इंडिविजुअल जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है वैल्यू पुट करो और चेक करो कि किसका डायमेंशन टाइम के इक्वल आ रहा है, और वो आपके पास करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो कंडीशन है कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर a एंड d टू द पावर b है, कुछ ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है ना। अब बच्चों टाइम का डायमेंशन में अगर यहाँ पे नोट करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा m0 l0 t1, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों टाइम का डायमेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसका डायमेंशन बन जाएगा m-1 l क्यूब इंटू t माइनस ऑफ 2, और इसका हमारे पास जो डायमेंशन है उसका पावर a है, और डेंसिटी का हो जाएगा तो ml माइनस ऑफ 3, और इसका जो पावर हमारे पास है वो b। इसको सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों तो हमारे पास बन जाएगा m माइनस a प्लस ऑफ b और l टू द पावर 3a माइनस ऑफ 3b इंटू t टू द पावर माइनस 2a। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, बेस सबका सेम था और हमने पावर को ऐड कर दिया, ये किया, और इसका लेफ्ट साइड का जो डायमेंशन हो जाएगा वो m0 l0 और t1 बनेगा, परफेक्ट। अब हमें क्या करना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो डायमेंशन है उनको कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करने के लिए a इक्वल टू b बन जाएगा, अगर मैं m का m डायमेंशन से करूं, चलो मैं इसको थोड़ा और सही से करता हूं।
माइनस ए प्लस ऑफ बी शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। सो ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी, मतलब जो ए का डायमेंशन होगा वही बी का। अब मुझे ए का डायमेंशन निकालना है, तो ए का डायमेंशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, माइनस टू ए मतलब टी का डायमेंशन टी से कंपेयर कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ टू ए शुड बी इक्वल टू वन, सो ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, ये बन जाएगा बच्चों। मतलब ए की भी वैल्यू माइनस वन अपॉन बी टू और बी की भी वैल्यू माइनस वन अपॉन टू, परफेक्ट ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के इसके अंदर पुट करते हैं। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर माइनस वन अपॉन टू डी टू द पावर वन अपॉन टू। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर लिखना चाहें तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन ऑफ जी डी, और ये रूट में बन जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी डी बन जाएगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू के अपॉन ऑफ जी डी। अब देखो बच्चों, ये जो के है हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें निकालनी थी देयर इज अ 3 पाई अपॉन ऑफ जी डी की। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये कांस्टेंट है और यही कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या है, के है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने में हमारे पास क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पाई, के की जगह 3 पाई पुट कर देंगे, अपॉन ऑफ जी डी रख देंगे। अब देख लेते हैं बच्चों कि 3 पाई अपॉन ऑफ जी डी की वैल्यू किसके बराबर है, टी स्क्वायर, और हमारे कौन सा ऑप्शन में गिवन है, हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है 3, दैट इज टी स्क्वायर 3 पाई अपॉन ऑफ जी डी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि सर हमने के की जगह 3 पाई क्यों रख दिया। देखो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस में एग्जैक्टली कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं पता कर सकते, इसीलिए हमारे क्वेश्चंस में 3 पाई गिवन था, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू आई थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसी को हमने 3 पाई रख दिया, क्योंकि हमारे पास जो क्वांटिटी है जीडी और जीडी वो दोनों सेम है, इसलिए हमने के की वैल्यू 3 पाई रख दिया अप्रोक्सीमेटली, और 3 पाई अपॉन ऑफ जीडी इक्वल टू टी स्क्वायर के बराबर आ गया। और इस प्रकार से हमारे पास आंसर टी स्क्वायर बना, जो कि थर्ड ऑप्शन आई थिंक सो, हाँ एग्जैक्टली थर्ड ऑप्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास अगला प्रॉब्लम है जो कि 44 नंबर का प्रॉब्लम है। A very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B, जैसा कि डायग्राम में गिवन है। ठीक है, और उसके बाद फिर से हमारे पास है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P फॉर स्टेडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, और हमारे पास जो है कि डायग्राम का जो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली प्रॉब्लम का है वो गिवन है। ठीक है ना, सो देख लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। चलो बच्चों देखो, ये हमारे पास गिवन है कि एक जो है वायर है और इस तरीके से एक वायर है, और इनके बीच में एक सेमी सर्कल का जो है कि एक सेमी सर्कुलर सेक्शन है। अब यहां से जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा है देयर इज आई, यहां से भी वही अमाउंट और यहां से भी आई। ठीक है, इसका सेंटर समथिंग यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो आर है, इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का भी रेडियस हमारे पास आर होगा। मतलब इस वायर से सेंटर पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा वो आर ही होगा, इस वायर से भी पी तक का डिस्टेंस जो होगा वो आर ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक सर्कुलर जो है लूप के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये देख लेते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ लूप ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना, सर्कुलर, और एक कॉइल की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न एक होगा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू बन जाएगी बच्चों, ये बन जाएगा देयर इज अ म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ देयर इज अ नथिंग टू आर। ठीक है, ये सेंटर पे हो जाएगा। सो फॉर सेमी सर्कल, सो फॉर देयर इज नथिंग सेमी सर्कल। ठीक है, हमारे पास सेमी सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल के लिए बन जाएगा बच्चों बी नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2, सर्कल का हाफ हो जाएगा, एंड इट इज नथिंग म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 आर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ क्या बन जाएगा 4 आर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल सेमी सर्कल का बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा बच्चों की जो स्ट्रेट वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा बी इक्वल टू देयर इज नथिंग म्यू नॉट देयर इज अ 2 पाई अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू आर। और जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा स्ट्रेट वायर के कारण जो बनेगा,
सो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ देयर इज नथिंग 2 पाई आर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं, हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास पेपर प्लेन है और इस पेपर प्लेन में ही हमारे पास कॉइल रखा गया। अगर कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब पेपर प्लेन की ओर होगा। ठीक है ना। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये परपेंडिकुलर टू द पेपर प्लेन होगा लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब अवे फ्रॉम द पेपर ऑफ प्लेन। ठीक है ना। सो बेसिकली ये एंटी क्लॉकवाइज है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम द पेपर ऑफ द प्लेन। ठीक है ना। सो ये नेगेटिव और ये सॉरी एक्चुअली ये आपके पास पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा, तो रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा बच्चों वो हमारे पास हो जाएगा देयर इज नथिंग बी नॉट माइनस ऑफ आपके पास क्या बन जाएगा बी, और रिजल्टेंट बन जाएगा। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो बी नॉट की हमारे पास वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो जाएगा 4r, और माइनस ऑफ हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो जाएगा 2 पाई आर। जब आप इस पूरे इक्वेशंस को, इस इक्वेशंस को बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको जो मिलेगा वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 4r को मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ से बच जाएगा 2 अपॉन ऑफ पाई। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन बनेगा अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट अवे फ्रॉम द पेपर ऑफ द प्लेन। ठीक है ना, अवे फ्रॉम द पेज ये बनेगा। सो ये है पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज जो कि फोर्थ ऑप्शन गिवन है। फिर से मैं बता देता हूं ये कैसे बनेगा, देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास जो है ये सेमी सर्कल का है, और सेमी सर्कल निकालने से पहले हमने सर्कल का निकाला, फिर वहां से सेमी सर्कल स्ट्रेट वायर के कारण निकाल लिया और उस दोनों को जोड़ दिया। चूंकि डायरेक्शन अपोजिट था तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लूप माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली म्यू नॉट आई अपॉन 4r 1 माइनस 2 अपॉन ऑफ पाई बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, और जो हमारा अगला प्रॉब्लम है वो है 45 नंबर प्रॉब्लम, और इसमें गिवन है कि इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज गिवन है और उसका हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है डायग्राम का वो देख लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हमारे पास लेंस गिवन है, ये हमारे पास लेंस गिवन है कुछ ऐसा, ये हमारे पास एक लेंस गिवन है। ठीक है, और इस लेंस में जो कंडीशन ये है कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल डिफरेंट है और ये वाला मटेरियल सेम है, दोनों ये मटेरियल और ये मटेरियल सेम है। इसके और इसके दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो म्यू इक्वल टू कितना 1.6 है। ठीक है ना, और इसका ये जो कॉन्वेक्स है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है ये है 1.5, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो आपका कंडीशन है उस कंडीशन को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे इसमें कि हम लोग ये तीन लेंसों का कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट लेंस हमारे पास क्या बन जाएगा जरा ये देख लेते हैं। हमारे पास अगर मैं फर्स्ट लेंस की बात करूं तो ये हमारे पास फर्स्ट लेंस बन जाएगा, ये सेक्शन यहां से लेके ये वाला ये पूरा फर्स्ट लेंस बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्लेन है तो प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बच्चों इन्फिनिटी, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बराबर कितना बन जाएगा 20। लेकिन देखो अगर रे का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हम लोग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही मूव करेंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है वो कितना 1.6। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाला हमारे पास कुछ ऐसे दिखेगा। अब बच्चों इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.5। अब देखो यहां से अगर मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ मूव करूंगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 की वैल्यू प्लस में बनेगा 20 सेंटीमीटर, और इसके लिए इधर की तरफ मूव करूंगा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बनेगा माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब तीसरा वाला देख लेते हैं। हमारे पास ये लास्ट वाला सेक्शन जो इधर का ये बना हुआ है, ठीक है ना, ये वाला सेक्शन, तो इसके लिए हमारे पास क्या बन जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है, अब अगर ये बनता है बच्चों तो इसमें क्या बन जाएगा जरा ये देख लेते हैं
कि इसका ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R1 है ये -20 सेंटीमीटर बन जाएगा, और ये वाला जो R2 है बच्चों ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। और रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है देयर इज अ म्यू की वैल्यू 1.6 बनेगा। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशन को फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों के जो है फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, सो देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें इंप्लीमेंट होगा। तो 1/f इक्वल टू 1 ये बन जाएगा, देयर इज नथिंग म्यू माइनस ऑफ 1, और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सो पहला लेंस के लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो 1/f1 इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितना 1.6 माइनस 1, और R1 आपके पास कितना 1/ऑफ इन्फिनिटी माइनस ऑफ, और R2 की वैल्यू कितना है प्लस का 20 है तो माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। सो 1/f1 की वैल्यू -3/100 बन जाएगा जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सिमिलरली बच्चों यहाँ पे हम सेकंड के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे सेकंड के लिए तो 1/f2 इक्वल टू बन जाएगा, इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1, और 1/r1, सो 1/r1 माइनस, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 बचेगा बच्चों, जो कि आपके पास 1/f2 की वैल्यू है। ठीक है ना, सो यहां से हमारे पास f2 की वैल्यू आ गई, देयर इज 1/20। थर्ड वाला जो अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा 1/f3 शुड बी इक्वल टू 1.5 माइनस 1, एंड इट इज -1/20 एंड -1/infinity। फिर से बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/100। ठीक है, अब हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है ना, सबको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा -3/100 प्लस 1/20 माइनस 300/, सो अल्टीमेटली 1/f इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/100 बन जाएगा नेगेटिव में, और इसी प्रकार से हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू जो बन जाएगी -100 सेंटीमीटर होगा। एग्जैक्टली अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर होगा, और अगर ये मीटर में है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मीटर में। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर 45, देयर इज अ 4 ऑप्शन -100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमने देखा क्या किया, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को बच्चों क्या किया, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, तीनों में तोड़ दिया। उसके बाद जो है पहले का हमने फोकल लेंथ निकाल लिया, ये फॉर्मूला अप्लाई करके 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इसको प्लेस किया, यहां से वैल्यू मिल गई। सिमिलरली बच्चों हमने यहां से R2 की वैल्यू निकाल ली, ये हमने R2 की वैल्यू यहां पे रख के निकाल ली। सिमिलरली तीसरा के लिए भी जो है F3 की वैल्यू, यहाँ पे F2 की वैल्यू, यहाँ से F3 की वैल्यू, और कॉम्बिनेशन ऑफ जो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगा दिया 1/f1 प्लस ऑफ 1/f2 प्लस ऑफ 1/f3, और फिर वहां से हमें वैल्यू निकल गई और सॉल्व कर लिया तो हमारे पास -100 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला प्रॉब्लम पे चलते हैं, और हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है 46 नंबर प्रॉब्लम, और हमारे पास अब टोटल जो है 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचा रह गया। अगला प्रॉब्लम हमारे पास है कि टू थिन lenses are of same focal length f, but one is convex and another is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination will be। ठीक है, देखो बच्चों सबसे पहली बात है कि जब हम एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स लेंस को ऐड करते हैं, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या बनेगा जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक जो है ये कॉन्वेक्स लेंस है, और यहीं पे हमने एक जो है कॉन्केव लेंस, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर दिया। तो जब हम एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस को बच्चों जोड़ते हैं तो होता यूं है कि इसका जो पावर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। पावर क्या हो जाएगा, जीरो। इक्विवेलेंट जो पावर बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो क्या बन जाएगा, जीरो। अब जब पावर जीरो हो जाएगा तो पावर इक्वल टू होता है 1/f फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ इक्वल टू 1/p, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। सो जब पावर जीरो होगा तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी, और ये किस कंडीशन में हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज व्हेन वन इज कॉन्केव एंड अनदर इज कॉन्वेक्स। सो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इन्फिनिटी, देयर इज अ फर्स्ट ऑप्शन, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इन्फिनिटी। ठीक है ना,
अब हम लोग चलते हैं 47 नंबर प्रॉब्लम पे। और 47 नंबर प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से है। ठीक है बच्चों, इस प्रॉब्लम में बच्चों अ वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज लेंथ एल। लेंथ के अलोंग ही करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान देना एक्स एक्सिस में ही। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस निग्लेक्ट होगा, इस बात को ध्यान देना आप। ठीक है, इट इज कीप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना, और कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। मैग्नेटिक फोर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो एफ वेक्टर इक्वल टू बन जाएगा आई एल वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये होता है जहां पे ये जो आई एल होता है बच्चों, इसे कहते हैं हम लोग हैं करंट, करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट, बिकॉज ये स्मॉलेस्ट वो सेक्शन होता है जिसके अंदर करंट फ्लो होता है, और ड्यू टू दैट एलिमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ प्रोड्यूस होता है, और उसका एक सर्टेन डायरेक्शन होता है उस करंट एलिमेंट का, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, सो दो वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे, कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो हम ये जो लेंथ है बेसिकली इसको स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करेंगे तो क्या बन जाएगा जरा देखते हैं। देयर इज आई इनटू, देखो यहाँ पे आई एल और आई कैप हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो आई कैप ही होगा, और यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और बी वेक्टर की जो हमारे पास वैल्यू है जो गिवन है वेक्टर के फॉर्म में, वो नोट कर लेंगे। देयर इज अ 2 आई कैप प्लस ऑफ 3, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3 जे कैप माइनस ऑफ 4, यह हो जाएगा आपके पास के कैप। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, आई को रोक लेंगे, बाकी सबसे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, और आप चाहते हैं तो आई के साथ भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 आई एल आई क्रॉस आई कैप, ठीक है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 आई एल आई क्रॉस जे, ठीक है, और फिर यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ 4 आई एल आई क्रॉस, और ये हो जाएगा के। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बनेगा। ये जो आई है ये करंट है, और बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या बनेगा। देखो, जो सेम यूनिट वेक्टर होता है उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ये बन जाएगा आपके पास जीरो, और आई क्रॉस जे बन जाएगा बच्चों क्या, के कैप, और आई क्रॉस के कैप बन जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। सो ये बन जाएगा देयर इज नथिंग 3 आई एल के कैप, और यहां से बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4 आई एल, और ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा एफ वेक्टर के बराबर। जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एफ इक्वल टू बन जाएगा एफ वेक्टर का मॉड, और फिर यहां से हो जाएगा देयर इज अ 9 आई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ऑफ 16 आई स्क्वायर एल स्क्वायर ऑफ रूट, और सिंपली ये बन जाएगा नथिंग 5 आई एल। ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू ये बन जाएगा 5 आई एल न्यूटन। ठीक है, सो देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शंस गिवन है, और ये हमारे पास है डी ऑप्शंस गिवन है 5 आई एल 47, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखा आपने क्या करना था, एक्स एक्सिस के अलोंग था, इसलिए हमने लेंथ को एल आई कैप लिया है, और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर के साथ हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट किया, देन विल सिंपली जो है हमारे पास आंसर मिला। ठीक है ना, अब जो है हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, और हमारा जो अगला प्रॉब्लम है बच्चों वो 48 नंबर प्रॉब्लम है। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विथ वेलोसिटी u। ठीक है, उसके बाद व्हेन बुलेट ट्रेवल 24 सेंटीमीटर थ्रो द ब्लॉक, ध्यान देना 24 सेंटीमीटर ट्रेवल तो करे लेकिन थ्रो द ब्लॉक, ठीक है ना, along its length horizontally। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स u अपॉन 3। ये फाइनल वेलोसिटी है जब वो 24 सेंटीमीटर उस वुडन ब्लॉक के अंदर पेनेट्रेट करके मूव कर रही है, तो ठीक है ना, देन इट फर्दर पेनेट्रेट इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन, और फिर तुरंत वो दूसरे ब्लॉक को क्या करती है, पेनेट्रेट करती है सेम डायरेक्शन में, बिफोर कमिंग टू द रेस्ट एट अदर एंड ऑफ द ब्लॉक, और मतलब
रेस्ट में आने से पहले द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक ये बताना चाहती है कि दूसरे एंड तक पहुंचते पहुंचते वो रेस्ट में हो जाता है और फिर जो है कि हमें टोटल ब्लॉक की लेंथ चाहिए। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में पढ़ के समझ लेते हैं। ये बोलना चाहता है कि बंदूक की एक गोली लकड़ी के एक आयताकार गुटके पर यू वेग से दागी जाती है। जब गोली गुटके में क्षैतिज दिशा में 24 सेंटीमीटर घुस जाती है, गोली का वेग u/3 हो जाता है। तब यह पुनः रुकने से पूर्व ठीक है ना, उसी दिशा में लक्ष्य को ठीक दूसरी सतह पर भेजती है। मतलब एक सतह पे भेद के जाती है और फिर दूसरी सतह पे क्या करती है, भेजती है। ये देखो यहाँ पे भेजती है और फिर उसके बाद ये ऐसे होता है, ऐसे भेजती है और फिर जो है दूसरी बार जो है इसको भेज देती है। ठीक है ना, दूसरे एंड को भेज देती है। आप समझे नहीं, पहले वो क्या करती है, इस एंड को भेजती है ये, और फिर ये ट्रेवल करती है, फिर ये लकड़ी ऐसे ही आके इसको भेज देती है। ठीक है ना, और ये फिर बोलना चाहता है कि एग्जैक्टली कि दूसरी सतह को भेजती है। गुटके की कुल लंबाई है, गुटके की कुल लंबाई हमें क्या करना है, पता करना है बच्चों। तो चलो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग, ये करने वाले हैं कि अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u है तो देयर इज अ v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as बनेगा। परफेक्ट ना। देखो फाइनल वेलोसिटी उसका जब लकड़ी में पेनिट्रेट करती है, घुसती है, तो u/3 हो जाता है। तो ये हो जाएगा u/3 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। और जब लकड़ी के अंदर घुसती है बच्चों तो उसकी वेलोसिटी कम होगी तो रिटार्डेशन होगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। सो -2a और इसको मैं s1 कर देता हूं। जो 24 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रही है अलोंग द वुडन ब्लॉक, वो आपके पास डिस्टेंस s1 है और उसको मैं s1 रख देता हूं। अल्टीमेटली 2s1 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा 8/9 u²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। फिर बोलता है कि अब गोली जो है रुकने से पहले जो है लकड़ी के दूसरे सिरे को भेदती है, लकड़ी के दूसरे सिरे को भेदती है और फिर जो है रुक जाती है। ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास अगेन यहाँ पे लिख देता हूं, अगेन। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा, 0। और इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या था, u हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 0 इक्वल टू u² माइनस ऑफ 2as2 लिख दूंगा। और ये s2 क्या है, वो डिस्टेंस जो पहला जो सिरा था उससे निकलने के बाद दूसरे सिरे तक पहुंचने में जो लेंथ है, एक्चुअली वही लकड़ी के गुटके की लंबाई होगी और वही हमारे पास क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां से बन जाएगा 2s2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, u बन जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके पास 2। मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं। तो हमारे पास बन जाएगा s1/s2 इक्वल टू देयर इज 8/9। ठीक है बच्चों, मुझे s2 ही तो निकालना है, तो हमारे पास बन जाएगा s2 इक्वल टू 9/8 इंटू आपके पास s1। और s1 की वैल्यू जैसा कि प्रॉब्लम में गिवन है कि वो 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करती ही है, ठीक है, लकड़ी के सिरे में घुसकर। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा बच्चों देयर इज 9/8 इंटू कितना बन जाएगा, 24। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 27, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, सॉरी, ये आपके पास बन जाएगा 27 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे है 27, देयर इज अ सेकंड आंसर। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। अब हम लोग बच्चों चलते हैं 49 नंबर प्रॉब्लम पे, और इसमें देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो गिवन है हमारे पास है, और उसमें जो है कि पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना ड्यू टू डायपोल। ठीक है ना, ये एक्सियल कंडीशन वाला प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से कंडीशन है और डायग्राम भी गिवन है। ठीक है बच्चों, तो जरा देखते हैं इसको और कैसे होगा ये देख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक डायपोल का केस गिवन है, तो देयर इज अ माइनस ऑफ क्यू और यहाँ पे आपके पास प्लस ऑफ क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है। ठीक है ना, और ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ये P, ये पॉइंट है, यहाँ पे P है, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है जो कि R होता है।
और बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है इसको अपन लोग लिखते हैं 2l, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ बनेगा वो क्या बन जाएगा, l बन जाएगा। वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, देयर इज नथिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, और P का मतलब क्या हुआ, एक्सियल कंडीशन बेटा, क्या बन जाएगा, एक्सियल, ठीक है ना, कंडीशन, ठीक है ना। सो एक्सियल कंडीशन में जो पोटेंशियल बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा Vp इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट P अपॉन ऑफ r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर, ठीक है ना। ये अच्छा खासा डेरिवेशन है, आपको बस इसका जो है फॉर्मूला याद रखना है। और हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, तो देयर इज अ k, और जो आपके पास ये p है, ये p होता बच्चों डाइपोल को लिखते हैं 2l, बेसिकली 2l इंटू क्यू, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे 2l लिख देता हूँ, 2l इंटू क्यू, एंड डिवाइडेड बाई r की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 का करूंगा देयर इज नथिंग 25 माइनस 3 का करूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और बच्चों जो 2l की वैल्यू है, तो जब यहाँ पे l की वैल्यू 3 है तो 2l की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो मैं इसकी जगह पे क्या क्या रख देता हूँ, देयर इज अ 6, सॉल्व कर लूंगा तो 6k क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा 16, अल्टीमेटली सॉल्व करूंगा तो देयर इज 3/8 क्यू के, ये हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। और देख लो कौन सा ऑप्शंस गिवन है, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है 3/8 क्यू के, 3/8 क्यू के, करेक्ट ऑप्शन सेकंड है इसका, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब लास्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है 50 का, उसको देखते हैं, और जरा इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं। जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले बच्चों हम ये डिस्कस करेंगे कि देखो हम लोग क्या है, बहुत जल्दी ही मतलब विद इन 1-2 डेज हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन बैच रन करने वाले हैं, ठीक है ना। और बोर्ड के लिए भी, और जो बच्चे 12th ड्रॉपर हैं उनकी फिजिक्स की जो जेई और नीट का प्रिपरेशन है उनके लिए भी हम ये बैच बहुत जल्दी मतलब कल परसों में स्टार्ट कर देने वाले हैं। और बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन या फिर आप जो है जेई नीट का टारगेट स्टूडेंट है तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे कि हमें थोड़ा रिवॉर्ड के रूप में हैप्पीनेस मिलेगी, जिससे हम खुश रहेंगे और हम भी थोड़ा आपके लिए काफ़ी एनर्जेटिक होकर अच्छा कंटेंट लाएंगे। सो बच्चों हल्ला बोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों के पास पहुंचे और हम जल्दी से जल्दी ही फिजिक्स के और भी बेहतर कंटेंट के साथ मिलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट का भी मैं हाथ थाम कर चलूं, जो कि फिजिक्स में बहुत पीछे है और फिजिक्स के कारण जिनके मार्क्स या स्कोर अच्छे नहीं हो पाते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप इस चैनल पे रुक के अपने फिजिक्स के कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि जेई का एग्जाम या फिर आप नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा लास्ट सवाल है बेसिकली, अब इसको जो देखते हैं ये हमारे पास है कि हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, ठीक है ना, एक रिवर पे एक जो है ब्रिज बना हुआ है, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो अ बॉल, स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और उसी ब्रिज के ऊपर एक स्टूडेंट खड़ा है जो ऊपर की तरफ बॉल फेंकता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, और बोलना चाहता है कि जो बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, बॉल ऊपर से गिर के नीचे पानी में जो टकराता है वो 4 सेकेंड ले लेता है, ठीक है ना। फिर बोलना चाहता है कि द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर द वाटर सरफेस के ऊपर जो है ब्रिज की हाइट कितनी है, ठीक है ना, वाटर के ऊपर, ठीक है ना, सरफेस के ऊपर। तो देख लेते हैं जरा हम यहाँ पे क्या बनाएंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास ब्रिज है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये एक लड़का है, और ये लड़के की थोड़ा मैं इस लड़के को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये हमारे पास लड़का खड़ा है, ठीक है ना, और इसकी जो टोटल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये h है, और ये इस सेक्शन से एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता है जो कि नीचे आके यहाँ पे स्ट्राइक करता है, ठीक है ना, पानी पे, और जिस पोर्शन से ये थ्रो करता है यहाँ से इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पे g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ये हमारे पास g की वैल्यू, ठीक है।
सबसे पहले बच्चे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं, तो ये g की वैल्यू, a की वैल्यू g बन जाएगी और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, और चूंकि हम ग्राउंड से हाइट की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे h की वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी बच्चों, ये नेगेटिव h हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग देख लेते हैं कि माइनस ऑफ h इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 4 हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड गिवन है, और टाइम भी हमारे पास कितना है, 4 सेकंड बाद जो है स्ट्राइक करता है, यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम ले लेता है, सॉरी यहां से लेके ऊपर से नीचे तक आने में जो टाइम ले लेता है वो 4 सेकंड है। सो 4 माइनस 1/2 इंटू 10 हो जाएगा इंटू 16। देखो बच्चों इसको सॉल्व कर दो, 16 माइनस ऑफ ये हमारे पास 5 हो जाएगा 80, और अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 64 मीटर बन जाएगा माइनस h की जगह, और h इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना, देयर इज 64 मीटर। देखो ध्यान से रहे, हम लोग क्या यहाँ पे प्लस लेके भी ये माइनस h की जगह प्लस h लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस का 64 आएगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली माइनस का 64 आएगा क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन जो है कि अपवर्ड लिए हैं, इसलिए हमारे पास ये आएगा। सो अगर यहाँ पे माइनस लेके चलोगे, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ मूव करोगे तो माइनस h लेके चलोगे और फिर हमारे पास प्लस में आंसर आ जाएगा जो कि 64 मीटर बनेगा। ठीक है बच्चों, सो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 64 नंबर, सॉरी 64 मीटर जो है 50 का फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन था नीट का, और मैंने इसीलिए कहा था कि नीट ने जो है इस बार बहुत गंदा मजाक किया। आप तैयारी करते हो बहुत स्ट्रांग और आता है आपके सामने बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन। ठीक है, वो क्वेश्चन आता है जो मेमोरी बेस होता है, जो आपके सिंपल थियरी बेसिस होता है, कोचिंग वाले पढ़ाते हैं बहुत भारी भरकम और आता है उसमें से केवल 5%। तो इन सब चीज़ों से बचो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। और हम अगला जो है जो भी हमारा बैच है, जैसे कि मैंने अनाउंस किया है कि फाउंडेशन बैच और जो है कि ड्रॉपर्स के लिए जल्दी से जल्दी हम एक अलग कैटेगरी का प्ले लिस्ट लेके आने वाले हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो और इस चैनल को शेयर करो। ठीक है बच्चों, और आपको अगर आंसर की और भी देखनी है, मैच करनी है एग्जैक्टली, तो आप सीधे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से आंसर की निकालो हर एक सेट का और आप मिला सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा ये है कि विद इन 1 to 2 वीक में आपके ऑलमोस्ट रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने की संभावना है, आप खुद ब खुद जान जाएंगे आपने कितना स्कोर किया है। और बाकी इस सेशन के लिए थैंक यू बच्चों, अपना प्यार देते रहो, धन्यवाद, बाय बाय।